नमस्कार, मोस्ट वेलकम। इस क्लास में हम लोग आईएएस मुख्य परीक्षा, पीसीएस मुख्य परीक्षा यानी सिविल मेंस एग्जाम्स के लिए जीएस पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर होता है उसके लिए एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो इस भाग में हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, सिलेबस पर। सिलेबस को दो तरीके से हम देखेंगे। पहला कि बेसिक सिलेबस क्या है, और अगले भाग में हम लोग बताएंगे कि इसमें अगर डीप स्टडी करनी हो कौन से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके कमेंट्स या जो भी रिएक्शन आप देंगे उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे में इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें एक टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यहां देखो तीन चीजें लिखी हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं, एक मिनट, एथिक्स यानी नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, हर फील्ड का एक एथिक्स होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो एथिक्स। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का जो कमीशन ने दिया है सत्यनिष्ठा। एप्टीट्यूड यानी जिसको इन्होंने लिखा है अभिरुचि। अभिरुचि, इट मीन्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर आप सफल हो जाते हैं, तमाम पदों पर जाते हैं, तो वहां सिचुएशन स्पेसिफिक में कैसा डिसीजन आप लेंगे, तो वो आपके अंदर ये चीज होती है, एबिलिटी होती है, एप्टीट्यूड। चलिए, तो पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसे आप कहते हैं नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, इंटरफेस, फेस टू फेस। इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो सिलेबस हमारे सामने है। इसमें इसका इसेंस क्या है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, and consequences of ethics. Consequences of ethics in human actions. Human actions, जो मानव के क्रियाकलाप हैं उसका इसेंस क्या है, यानी कि कौन सा उसका सार तत्व है, इसेंस है। ठीक, उसके कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, माने कौन चीज डिसाइड करती है कि ये चीज एथिकल है, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, ह्यूमन एक्शन में अगर एथिक्स को फॉलो करें तो क्या उसके परिणाम होंगे। इसके बाद हमको देखना है डायमेंशंस। डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस कौन कौन है, कितने इसके जो है फलक है, आयाम है, इसको आप हिंदी में कहते हैं आयाम। इसके अलावा देखें प्राइवेट और पब्लिक। अगर प्राइवेट रिलेशन है और पब्लिक रिलेशन है तो इसमें किस एथिक्स को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज। अब इसमें ह्यूमन वैल्यू भी पढ़ते हैं हम लोग, ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्य। ठीक है, कुछ काम इसलिए करते हैं आप कि आपको करना चाहिए, लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें जैसे जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं, गांधी जी, चाणक्य, राम कृष्ण, उन सब ने क्या क्या मैसेज दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे रिफॉर्मर्स रहे हैं, रिफॉर्मर्स विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और एडमिनिस्ट्रेटर
प्रशासक, इनके क्या मैसेज हैं, क्या लेसन्स आप सीखते हैं वहां से। ठीक है, इनके डिटेल्स स्टडीज की करनी है, इसको हम लोग कराएंगे। इनके टीचिंग्स क्या है, इनके लेसन्स क्या है, टीचिंग्स क्या है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे रोल ऑफ फैमिली, रोल किसका, फैमिली का, और सोसाइटी का, और किसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, इंस्टीट्यूशंस, शैक्षिक संस्थाएं, सोसाइटी और फैमिली, ये आपके अंदर एथिकल वैल्यूज कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कैसे वैल्यूज को वो इनका क्या रोल है वैल्यूज को डेवलप करने में। फैमिली से बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं, सोसाइटी सीखते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, या अपने टीचर्स से हम लोग सीखते हैं। तो हाउ दे इनकलकेट, ये कैसे आपके अंदर वैल्यूज को डालते हैं, ठीक है, या उसको डेवलप करते हैं। तो ये एक चीज हो गई। मानवीय मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। ठीक है, इसको डीपली हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीजें सिलेबस मेंशन नहीं होती लेकिन एग्जाम में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड मीन्स अभिवृत्ति, इसे इन्होंने लिखा अभिवृत्ति, और इसी को लिखा सत्यनिष्ठा, सॉरी अभिरुचि, इसे आप कहते हैं अभिरुचि या अभिवृत्ति। ठीक है, तो एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसमें क्या क्या पढ़ना है। तो कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये तीन चीजें। कंटेंट यानी कि जो उसकी मेन बातें हैं, जो उसकी विशेष सामग्री है, सारांश है, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और फंक्शन, वो काम कैसे करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस क्या है, प्रभाव क्या है। ठीक है, और रिलेशन किसके साथ, थॉट के साथ, और बिहेवियर के साथ, विचार के साथ और व्यवहार के साथ। इसका मैंने इन्फ्लुएंस क्या डालता है इस पर, और इनका संबंध क्या है इससे। इसको कहेंगे विचार तथा आचरण के संदर्भ में इसका प्रभाव और इसका संबंध। इसके अलावा एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मोरल एंड पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, मोरल एंड पॉलिटिकल, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, राजनीतिक अभिरुचि इसको बोलते हैं ना, राजनीतिक और मोरल, नैतिक। इसके अलावा क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, इट मीन्स सामाजिक प्रभाव और परसुएशन, इसी को हिंदी में धारण, एडॉप्ट करना, इसको सस्टेन करना। ठीक है, अब आगे आते हैं इसमें हम एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के लिए
किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए और कौन सी बेसिक चीज है, उसका फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है। तीसरा देखते हैं हम लोग, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, चलो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रिटी, इसमें हमारे अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, है ना, सत्यनिष्ठा, उसको अखंडता भी कहा जाता है। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, अखंडता। इम्पार्शियलिटी, जो लॉज जो है एक्ट करेंगे सब पे लागू होंगे। ठीक है, जिसको निष्पक्षता आप लोग बोलते हैं, निष्पक्षता, निष्पक्षता। ठीक है, ओके। एंड नन पार्टनरशिप, नन पार्टनर, गैर साझेदारी। तो ठीक है, ये हुआ, यानी कि सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, यानी निष्पक्षता बोलते हैं, और तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। जब पब्लिक सर्विस करें आप, इसमें ये चीजें हो, इंटेग्रिटी हो, इम्पार्शियलिटी हो, नन पार्टनरशिप हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, डेडिकेशन हो। ठीक है, चलो इसके अलावा इम्पैथी, एक होती है सिंपैथी, एक होती है इम्पैथी। इम्पैथी, टॉलरेंस, टॉलरेंस, कंपैशन, किसके लिए, फॉर वीकर सेक्शन, फॉर वीकर सेक्शन, जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आपके मन में इम्पैथी हो। ये सहानुभूति कह सकते हैं इसको, हम कह सकते समानुभूति। आप अगर सामाजिक सेवा के लिए हैं, आप कहीं जा रहे हैं, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, IAS ऑफिसर, और गंदी बस्ती आपने देखी, और अगर आम लोगों को देखा, उनकी प्रॉब्लम देखी, अब ये नहीं है कि बड़े लोग हों तभी हम उनको हेल्प करेंगे, आपके मन में उनके प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति नहीं समानुभूति, वो फील करो ऐसे आप रहते कैसा होता। और टॉलरेंस, बात को बर्दाश्त करो, हंसता हुआ बुद्ध बनो, पत्थर पड़े तब भी मुस्कुराओ। और कंपैशन, यानी कि करुणा हो, इसको बोलते हैं हम लोग करुणा। ठीक है, ये दिस इज नॉट पिटी, दिस इज कंपैशन, करुणा। ठीक है, या इसको संवेदना बोलते हैं। ट्रांसलेशन पे आप ना जाना, इसके भाव पे आप जाओ, ये इसमें आप पढ़ते हो कि सिविल सर्विस के लिए मूल बातें कौन कौन सी हैं। तो एक तो आप लोग देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि सिविल सर्वेंट में एक चीज हो, क्या होनी चाहिए, उसके मन में होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता, और सहने की क्षमता, और मुस्कुराता बुद्ध, कोई भी प्रॉब्लम आए लेकिन हंस करके वो उसको फेस करे। ठीक है, आगे देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस। मान लो आप किसी अपने के लिए कोई डिसीजन लेना हो, अपने फायदे के लिए आप सिविल सर्विसेज जो कोड है उसको आप डिनाई कर देते हो, आप जो इसके खिलाफ चले जाते हो, तो आपको इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है, इमोशनली अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपके डिसीजन को कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता, या इसको आप समझ कह सकते हैं। आपको डिसाइड करना है जो वही डिसाइड करना है, किसी के प्रेशर में आकर के आपको अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना है। इसी क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखना है इसका कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, यूटिलिटीज, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं उपयोग और प्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन। यूटिलिटीज, एप्लीकेशंस, इसके उपयोग कौन से हैं और इसके प्रयोग कहां कहां किए जाने चाहिए, एप्लीकेशन कहां कहां अप्लाई करना है इसे, ठीक है। खास करके इन्होंने मेंशन किया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इट मीन्स शासन व्यवस्था में और प्रशासन में और शासन व्यवस्था में इनका कैसे इस्तेमाल करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये आपको समझना है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज आती हैं। देखो यहाँ 8th टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, चलिए आगे देखिए, मोरल थिंकर्स फिलोसफर्स। अब ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि किन किन को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। यानी कंट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। आपके एग्जाम में जो जो आए हैं उनमें से कुछ नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे महात्मा गांधी, ये आ चुके हैं। यस राधा कृष्णन, जो पहले उपराष्ट्रपति थे, सेकंड राष्ट्रपति थे। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंदा, स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। ज्योतिबा फुले, सरदार पटेल, भगवान बुद्ध, भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, और छत्रपति शाहू जी महाराज, और मदर टेरेसा, अमिताभ चौधरी, अरुणा राय, टी.एन. शेषन, श्रीधरन, ठीक है। और इस तरह से तमाम लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में जैसे मैक्स वेबर हैं, एल्टन मायो हैं, पीटर ड्रगर हैं, चेस्टर बर्नार्ड हैं, मैरी पार्कर फॉलेट हैं, ये सब लोग। वर्ल्ड के थिंकर बात करें तो सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, जेरेमी बेंथन, जेसमिल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो, जॉन रॉल्स, इमैनुअल कांट, कैरल गिल्गन, जीन पॉल सार्त्र, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, यानी इसको हेगल आप कहते हैं, कन्फ्यूशियस, रेन डेकार्ट, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, ये सब तमाम जो है इनको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। कुछ लीडर हैं जैसे अशोक हैं, सन्यात सेन हैं, मार्टिन लूथर किंग, बेंजामिन फ्रैंकलिन, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, मदर थेरेसा, हेनरी फोर्ड, कोफी अनान, वंगारी मथाई, इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं, आते भी, ठीक है। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 6th। पब्लिक सिविल सर्विसेज, पब्लिक एंड सिविल सर्विस, ठीक है। यानी कि नागरिक सेवा, जन सेवा, नागरिक सेवा संबंधित वैल्यूज क्या है। लोक प्रशासन में लोक और सिविल सेवा के मूल्य, एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एथिक्स नीति शास्त्र क्या है,
चलिए इसमें किनको देखना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेटस, ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स, इसकी सही स्थिति क्या है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं उसको जोड़ करके आती हैं। इसके अलावा एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमाज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एथिकल कंसर्न्स, ठीक है, कौन कौन सी डिलेमा जो है होती है, चाहे प्राइवेट संस्था हो चाहे पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो। इस पर केस स्टडी के तमाम क्वेश्चन आते हैं। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस एज सोर्सेस ऑफ एथिकल गाइडेंस, ठीक है, एथिकल गाइडेंस, इसके लिए लॉज, ठीक है, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस। आगे देखें अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एंड एथिकल गवर्नेंस, नैतिक शासन, इसको कह सकते हैं शासन व्यवस्था, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, ये हो गई। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा। आगे देखो स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में उनको क्या करते हैं हम, स्ट्रेंथन करते हैं, कैसे मजबूत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, इससे ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इंटरनेशनल फंडिंग, गलत तरीके से पार्टियां पैसा लेती हैं, ये सब सुना होगा आपने, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। और कारपोरेट गवर्नेंस, कारपोरेट गवर्नेंस, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रोबिटी पे, ईमानदारी। आपकी उसमें जो है सर्विस में ईमानदारी, प्रोबिटी होनी चाहिए। अब प्रोब का मतलब होता है जांच करना, तो एक प्रकार से निष्पक्षता वाली बात आप समझ लो। यहां पर ऑनेस्टी नहीं लिखा, प्रोबिटी, टेक्निकल वर्ड है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शासन में ईमानदारी, ये चीज बेसिकली कौन कौन से पॉइंट देखेंगे इसमें, चलिए देखते हैं। एक तो पब्लिक सर्विस कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है। पब्लिक सर्विस यानी डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग को फॉलो करना। इसमें इसके दो पिलर होते हैं, एक होता है सिस्टम मस्ट वर्क फॉर द पब्लिक एंड पब्लिक मस्ट बी अवेयर ऑफ द सिस्टम, व्यवस्था जनता के लिए काम करे और जनता जागरूक हो। तो इसमें चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो आपका टॉपिक है उसका फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, कंसेप्चुअल बेसिस, फिलोसॉफिकल दार्शनिक आधार क्या है उसका, किसका, गवर्नेंस का और उसमें प्रोबिटी का, बेसिकली है क्या, इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग, या इसको आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी यानी कि उसको बोलते हैं जो चीज बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है।
इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सूचनाओं का शेयर किया जाना, आदान प्रदान। इसको और हिंदी में आप कह सकते हो सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम लोग? राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स यानी आचार संहिता, नैतिक संहिता। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एक ही चीज होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। सिटीजन्स चार्टर, सिटीजन्स चार्टर यानी घोषणा पत्र, नागरिक घोषणा पत्र। इसके अलावा वर्क कल्चर, काम चोरी ना हो, वर्क कल्चर हो, इसको बोलते हैं हम लोग कार्य संस्कृति। और इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। और क्या पढ़ेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, जो पब्लिक फंड मिलता है इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा करप्शन से लेकर के जो चैलेंज है, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार संबंधी जो चुनौतियां हैं वो, और सारे टॉपिक पर केस स्टडीज। जो कोई क्वेश्चन आते हैं कि आप ऐसे जो कोई मामला आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे, ठीक है, इन दी सिचुएशन। इसमें अगर देखा जाए इसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स, दिस इज कॉल्ड, हाँ ये भी इसमें है। एक और है मतलब अप्लाइड एथिक्स, आप इसको ऐसे आप समझ लो, अप्लाइड एथिक्स। इसको हम अगले भाग में अलग से बता देंगे आपको, जिसमें यूथेनेशिया है, इच्छा मृत्यु या सरोगेशी है, और एथिक्स स्पोर्ट की बात, मीडिया एथिक्स है, एथिक्स ऑफ वार है, ये अलग से इसमें आप ऐड करेंगे। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में आपको ये बताया, ठीक है। और इसमें कुछ हमको तो नहीं लग रहा बताना चाहिए, और ठीक है। मैंने इसको आप ये समझो कि इसको थोड़ा सा बता देते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अप्लाइड एथिक्स, ठीक है, यानी प्रायोगिक नीति शास्त्र। इसमें क्या क्या कुछ टॉपिक बता देते हैं, जैसे यूथेनेशिया, इसे आप कहते हैं इच्छा मृत्यु। अब इसमें कोर्ट क्या कहे, इरोम शर्मिला वाला केस देखा होगा आपने। इस तरह की एग्जाम्पल है, जैसे सरोगेशी। अब एक व्यक्ति ने अपना वीर्य दान किया और दूसरी माँ ने गर्भ धारण किया, तो बच्चा किसका होगा? 9 महीना उसने जो झेला है, तो एथिक्स यहां पे आता है। और जैसे एथिक्स एंड स्पोर्ट, इसको देखो, जैसे नीड फॉर स्पोर्ट्समैनशिप, डोपिंग वगैरह जो दवाइयां ले लेते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। स्पोर्ट्स एज ए बिजनेस, कौन कौन सी मेजर्स जरूरी हैं। मीडिया एथिक्स, मीडिया एथिक्स, रोल ऑफ मीडिया,
ethical issues faced by reporters, trial by media and media prejudice, ethical dilemma faced by photojournalists, डिजिटल मीडिया एथिक्स और पेड न्यूज। आजकल आप देखते होंगे खबरें पेड आ रही हैं। फिफ्थ देखें, बिजनेस एथिक्स, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन आ रहा है आजकल। बिजनेस एथिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, डायमेंशंस क्या क्या हैं इसके, जो है ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मैंने इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या मामले प्रॉब्लम्स आती हैं। इकोनॉमिक सेक्शन में देखा जाए, इकोनॉमिक सेक्शन में होता है बिजनेस, इसमें भी प्रॉब्लम आती है एथिक्स की। और जो रिफ्यूजी हैं, अब कोई बाहर से शरण लेने भारत में आ गया है तो इलीगल, क्या करे गवर्नमेंट। ठीक है। आठवां, ग्लोबलाइजेशन में, इसके एरा में भी तमाम बातें आती हैं। फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड या न्यूली डेवलप्ड ट्रेड पैटर्न, ग्लोबल रिजाइन, है ना, फ्री ट्रेड जैसे है, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, ग्लोबल रिजाइन, इसको लेकर के भी, ये भी एक प्रकार के एथिकल टॉपिक है। आठवां, आप जैसे एग्जांपल लेते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स। अब देख रहे हैं कि तमाम डैम बना दिए गए बिजली बनाने के लिए, लेकिन नदियां बहुत जो है पॉल्यूटेड हो गई। इसमें तमाम आते हैं कि जैसे लिंकेज बिटवीन एथिक्स एंड एनवायरनमेंट, थ्योरीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एथिक्स, रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एट लार्ज, ये सब चीजें इसमें है। एथिक्स ऑफ वार, वार का एथिक्स क्या है, एथिक्स वार, ठीक है। 10वां, और क्या इसमें जोड़ सकते हैं, एथिकल इश्यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक में जैसे इश्यूज स्टेम सेल का मामला हो या क्लोनिंग का मामला हो, डिजाइनर बेबी का हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, ये सब चीजें बायोटेक में आ गई। 11th टॉपिक और क्या हो सकता है, एनिमल एथिक्स, अब देखो कछुए पाए नहीं जाते नदी में, पहले कछुए बहुत थे नदी में। सर्कस वगैरह में जो जानवरों का इस्तेमाल होता था, तमाम लोग जानवर मार दिए जाते हैं, वीरप्पन वाली घटना आप देखिए। और तो बहुत चीजें ऐसी हैं, हाथी के उसका व्यापार होता है, सूंड का, हाथी दांत का व्यापार होता है, सॉरी हाथी दांत का व्यापार होता है। तो ये भी है इसमें, जैसे इश्यूज ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन एनिमल, जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। जो कीपिंग एनिमल्स एज पेट, उनको पेट नहीं बनाना चाहिए, पालतू। क्रुएल्टी, इसको देखा जाए। और इसमें क्या जोड़ सकते हैं आप, जैसे फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इसका एथिकल डायमेंशन क्या होगा, या फूड एडिटिव से इसको जोड़ सकते हैं। एबॉर्शन, इसमें देख लें एथिक्स का मामला, एबॉर्शन जो गर्भपात वगैरह होता है, एथिकल है अनएथिकल है, इसके लिए क्या लॉज लाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, और वुमेन का राइट है कि नहीं है, फादर का राइट है कि नहीं है। ऑनर किलिंग इसमें एक तो है, ऑनर किलिंग, ये भी जो है एग्जाम में आ चुका है। खाप पंचायत वगैरह सुने होंगे आप, खाप पंचायत का रोल, ये भी इसमें देख लीजिए आप, खाप पंचायत से भी है। 14th मैरिटल रेप,
कहते हैं कि शादी के बाद अगर रिलेशन होते हैं और इच्छा के खिलाफ हैं तो भी एक प्रकार से एथिकल मामला आ गया। वाई मैरिटल रेप शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड, वाई मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड, व्हाट आर दी हर्डल्स, क्या दिक्कतें इसमें आती हैं। 15 और क्या जोड़ सकते हैं, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, जैसे बच्चों का अधिकार क्या, राइट ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर, कंपनी, रोल ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या रोल है। 16 एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, बच्चों के लिए जो है निगेटिव इम्प्लीकेशन क्या है इसके, ओल्ड एज का क्या मामला है, और क्या क्या इश्यूज आते हैं, और क्या क्या इसमें जो है इसका ऑटोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हो गई। जो है सिलेबस एक ब्रीफली मैंने बता दिया। अब सिलेबस आपका बड़ा है तो अगर उसको हम ज्यादा एक्सप्लेन करते तो और लंबा हो जाता, फिलहाल ब्रीफली देख लिया आपने। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, व्हाट इज एथिक्स। ठीक है, तो आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। नमस्कार, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई सुझाव सजेशन हो तो जरूर कमेंट करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।